गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक की क्लास में हमने स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का बेसिक देखा था। देन हमने चैप्टर 1 स्टार्ट करा था, जिसमें हमने चैप्टर 1 में स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का मीनिंग देखा था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग मतलब हमें स्ट्रेटजीज बनाना है और स्ट्रेटजीज इस तरीके से बनाना है कि मुझे सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाए, या तो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन या फिर कॉस्ट लीडरशिप। देन हमने ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की लिमिटेशंस वगैरह देखी थी, हमने उसके डिफ्रेंशिएशन देखे थे। फिर हमने अपनी आईसीआई स्टडी मैट से उसके कुछ केस स्टडीज सॉल्व करी थी। देन हमने उसके कंपोनेंट्स पे आए थे। तो उसके कंपोनेंट्स में हमने सबसे पहला कंपोनेंट हमने स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस देखा था, जहां पे हमने इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अपनी पोजीशन देखी थी कि हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है एज पर द इंडस्ट्री नॉर्म्स। जैसे अगर मेरा ऑटोमोबाइल सेक्टर है तो उस ऑटोमोबाइल सेक्टर में मेरा स्टैंड कहाँ है। तो हमने ये देखा था कि स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस मतलब ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट पे, हमारे कल्चर पे भी डिपेंड करता है। हमने इसके लिए गूगल का रेफरेंस देखा था कि गूगल कैसे इनडायरेक्टली एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है टू वर्क, क्योंकि उसको पता है कि ह्यूमन रिसोर्स आर द एसेट्स फॉर देयर कंपनी। फिर हमने दूसरा कंपोनेंट देखा था कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, जिसमें हमने कॉस्ट ड्राइवर का मतलब देखा था कि कॉस्ट आर डिराइव्ड बाय सम फैक्टर्स दैट आर इंटररिलेटेड। तो उसके लिए हमने पूरा वो एग्जाम्पल सॉल्व करा था कि डेप्रिसिएशन से उस मशीन से 3 गुड्स बन रहे हैं तो डेप्रिसिएशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट इज नोन एज कॉस्ट ड्राइवर, कि उस कॉस्ट को कोई ड्राइव कर रहा है। हमने इसका पूरा पोस्टमार्टम करा था कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस का। देन हम थर्ड बात कर रहे थे वैल्यू चेन एनालिसिस की। तो वैल्यू चेन एनालिसिस में हमने मर्सिडीज का एग्जांपल देखा था, हमने नोकिया, हमने एप्पल का एग्जांपल देखा था, हमने रेडमी फोन का एग्जांपल देखा था। नाउ अब हम वहां से फर्दर प्रोसीड करते हैं। नाउ वैल्यू चेन एनालिसिस मतलब हर एक प्रोसेस, हर एक एक्टिविटी को एनालाइज करना। वैल्यू चेन, चेन मतलब हर एक प्रोसेस जो भी हो रहा है, हर एक एक्टिविटी। मैं अपने बिजनेस में रॉ मटेरियल से लेने तक की आफ्टर सेल सर्विस तक जो भी प्रोसेस कर रही हूँ, क्या वो एक्टिविटीज के बदले कस्टमर मुझे कुछ देगा। इट मीन्स मैं जो भी कॉस्ट एडिशन कर रही हूँ वो मुझे कस्टमर से रिकवर करने हैं, तो क्या कस्टमर उस एक्टिविटी के लिए पे करने के लिए रेडी है या नहीं। मतलब वैल्यू चेन एनालिसिस मुझे हेल्प करता है टू आइडेंटिफाइंग नॉन एडिंग वैल्यू एक्टिविटीज एंड एलिमिनेट देम। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अब मेरे जो भी प्रोसेस है, लेट वैल्यू चेन एनालिसिस कहता है कि भाई हमारे बिजनेस में दो टाइप की एक्टिविटीज होती है। एक होती है प्राइमरी एक्टिविटी और एक होती है सेकेंडरी एक्टिविटी। नाउ सेकेंडरी एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि इसका रोल कम है, नहीं, सेकेंडरी एक्टिविटी की वजह से ही प्राइमरी एक्टिविटीज होंगी। अभी हम देखेंगे कैसे, ये हमने इंटर लेवल पे भी देखा था। खैर हम इसका एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटी में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है। सबसे पहले रॉ मटेरियल मुझे खरीदना है, तो रॉ मटेरियल के लिए बहुत सारे सप्लायर्स होंगे। कौन सा सप्लायर कौन सी कॉस्ट पे दे रहा है, कौन सा सप्लायर की क्या क्वालिटी है, कौन सा सप्लायर मेरे जियोग्राफिकल लोकेशन में है,
लेट मुझे प्रोडक्ट एक्स चाहिए, तो वो प्रोडक्ट एक्स मेरे यहाँ पे लेट राजस्थान में नहीं मिलता, नहीं अवेलेबल है, तो मुझे वो दिल्ली से ऑर्डर करना पड़ेगा। तो अगर मुझे दिल्ली से ऑर्डर करना है तो वहाँ से आने में कुछ टाइम लगेगा, उसे हम लीड टाइम कहते हैं। तो उसको कंसिडर करते हुए मुझे कब ऑर्डर करना है, किस सप्लायर से ऑर्डर करना है, कितनी क्वांटिटी का, जस्ट इन टाइम यूज़ करना है या फिर क्या करना है, वो सारी एक्टिविटीज़ को कहते हैं हम इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड मतलब मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है, मेरी कंपनी में आना है, दैट प्रोसेस। नाउ इनबाउंड लॉजिस्टिक हो गया। अब मुझे इसे ऑपरेट करना है, मतलब ये तो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा है, फैक्ट्री में आ गया रॉ मटेरियल, अब मुझे इसका आउटपुट निकालना है। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी होंगी। लाइक एक टेक्नोलॉजी है जिससे स्क्रैप कम आता है, प्रोडक्शन नंबर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। एक टेक्नोलॉजी है जिसपे एक ह्यूमन लगना है, तो मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी चूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें, तो वो आता है ऑपरेशंस में। तीसरी चीज़ आती है हमारी आउटबाउंड लॉजिस्टिक। तो हमारा ऑपरेशन हो गया, प्लांट लेआउट क्या होगा, क्वालिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी। अब रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स हो गया। नाउ आउटबाउंड, इनबाउंड मतलब हम ला रहे थे, आउटबाउंड लॉजिस्टिक हमने 12th लेवल पे बिजनेस में पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था कि मैं डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल कर रही हूँ, मैं बीच में रिटेलर्स का रोल ला रही हूँ, मैं होलसेलर, रिटेलर, देन कंज्यूमर का वो कर रही हूँ। तो मुझे कौन सी चेन अप्लाई करनी है? मुझे अगर डायरेक्ट सेल करना है तो मेरे वहाँ पे सेंटर्स होने चाहिए, शॉप्स होनी चाहिए। मुझे अगर होलसेलर के थ्रू करना है तो होलसेलर, रिटेलर्स, कंज्यूमर्स होंगे, तो मुझे कहीं ना कहीं वेयर हाउस का वो होगा, तो वेयर हाउस की कैरिंग कॉस्ट वगैरह होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगती है। तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे कंसिडर करनी है। तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक मतलब फ्रॉम वेयर हाउस टू कस्टमर्स। अब मुझे किस क्वांटिटी का बनाना है, क्योंकि वेयर हाउस में हो सकता है कि कुछ माल खराब हो जाए, वो रेडिली कंज्यूमेबल हो, तो जल्दी से पेरिश गुड्स हो, तो वो जल्दी से खराब होने के चांसेस हो। कस्टमर्स किस टाइप के हैं मेरे, तो उन सारी चीज़ों का डिसीजन लेना, दैट इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक। फिर अब ये चीज़ कर देना, ये तो मेरी कंपनी का ठीक है, सेल हो गई। नाउ मुझे कुछ आफ्टर सेल सर्विसेज देनी होती है। तो मैं वो कैसे दे रही हूँ, मेरे सर्विस सेंटर हर जगह है या नहीं है, कैसे क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें, वारंटी वगैरह। नाउ अब ये प्रोडक्ट जो मैंने बनाया है, इसके लिए मुझे मार्केटिंग भी तो करनी पड़ेगी। तो मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट, तो ये मेरी प्राइमरी एक्टिविटी है। अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ तो ये मेरी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है कि मुझे सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदना है, तो रॉ मटेरियल के लिए सप्लायर कौन सा मुझे जस्ट इन टाइम करना है या फिर इक्विटी लेवल ऑर्डर करना है, ये सारी चीज़ें। देन ऑपरेशंस, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। देन आउटबाउंड लॉजिस्टिक, दैट इज मुझे फ्रॉम वेयर हाउस टू कस्टमर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, कितना खर्चा करना है, कैसे क्या करना है, मुझे कौन से टाइप की एडवर्टीजमेंट करनी है। आफ्टर सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट में खराबी वगैरह आती है, पहली बात तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कहता है कि ये मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे कुछ प्रोसेस ही ऐसा कर दो, ये अभी हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में एक कंसेप्ट होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, वो अभी हम आगे मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे। वहाँ पे हम देखेंगे कि रॉ मटेरियल से पहले हम इंस्पेक्शन लगा देते हैं, ज़रूर उसकी कोई कॉस्ट आएगी, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था। जैसे कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न होता है, वैसे ही अगर मुझे क्वालिटी इंक्रीज करनी है तो मुझे कॉस्ट लगानी पड़ेगी, लेकिन उसके बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ नॉट कॉस्ट, अदर उसके टर्म्स में जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मल्टीपल लेवल में मुझे बेनिफिट होगा, नॉट इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट, नॉट इन द टर्म ऑफ मॉनिटरी। ओके, तो वो सारी हम टीक्यू में देखेंगे कि यहाँ तक आने से पहले मैं यहीं पे ही इतनी अच्छी
इंस्पेक्शंस वगैरह, इतने सारे टूल्स लगा दूंगी, इतनी सारी स्ट्रेटजीज, इतने सारे टेक्टिक्स लगा लेंगे कि मुझे यहाँ पे ये चीज़ मिनिमम से मिनिमम हो जाए। क्योंकि हमने अपनी पहली क्लास में हमने केस सिनेरियोज भी देखे थे कि इनकी कॉस्ट सेविंग के चक्कर में ह्यूज फेलियर कॉस्ट आ सकती है, मुझे उसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए ह्यूज कॉस्ट लगेगी, कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा, और फिर हमने देखा था कि जब तक कॉम्पिटिटर्स मार्केट शेयर ले लेंगे इतना टाइम नहीं है। तो ये है हमारी प्राइमरी एक्टिविटी। नाउ बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी की। तो सेकेंडरी एक्टिविटी इन सबको सपोर्ट करती है। मुझे कहीं पे बिजनेस करना है तो मुझे एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। नाउ मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब ये भी तो हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही तो मेरा प्रोडक्शन लेवल डिपेंड करता है। अगर मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्मल है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी उतनी ही के अकॉर्डिंग होगी, मैं कहाँ पे स्टोर करूँगी, ये सारी चीज़ें। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़, ऐसा नहीं है कि इसका नाम सेकेंडरी है तो इनकी इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है या फिर ये अदर्स में है, नहीं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ सेकेंडरी एक्टिविटी के कारण ही हो सकती हैं। टेक्नोलॉजी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, मुझे टेक्नोलॉजी चलानी है, ये रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, तो मशीनरीज चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। सॉरी। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करती हैं। नाउ अब हम हर एक बिजनेस पे जो केस स्टडीज वगैरह देखेंगे, हम उसमें भी देखेंगे कि हम वैल्यू चेन एनालिसिस कैसे लगा सकते हैं। जाहिर सी बात है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी तो कुछ बनाती होगी, तो हम इनबाउंड लॉजिस्टिक देखेंगे, उसका ऑपरेशन देखेंगे, देन हम उसका आउटबाउंड लॉजिस्टिक देखेंगे, मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट देखेंगे, आफ्टर सेल सर्विसेज देखेंगे, और प्रोक्योरमेंट दैट इज परचेज। मुझे रॉ मटेरियल परचेज करना है, कौन से सप्लायर से करना है, उसके लिए मुझे फाइनेंस चाहिए। तो ये है हमारा वैल्यू चेन एनालिसिस। अब कोई सा भी बिजनेस हो, लेट मेरा बिजनेस, मैं कॉटन खरीदती हूँ, उस कॉटन से मैं धागा बनाती हूँ, देन मैं उससे शर्ट बनाती हूँ, कॉटन शर्ट्स होती हैं, तो मैं डायरेक्ट कॉटन शर्ट्स बनाती हूँ, कॉटन्स बेचती हूँ रॉ, या फिर उसका ये करती हूँ, या फिर इसको पॉलिस्टर में कन्वर्ट करके पॉलिस्टर शर्ट्स बनाती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं अगर वैल्यू चेन एनालिसिस करना चाहूँ तो मैं ये देखूंगी कि इनबाउंड लॉजिस्टिक, मतलब मैं कॉटन कितने सप्लायर से ले रही हूँ, कैसे क्या हो रहा है, कम से कम ले सकते हैं। यहाँ भी हमारा मोटिव ये है कि ऐसी एक्टिविटी फाइंड करनी है कि मैं उसके लिए कस्टमर नहीं पे करेगा। मतलब अगर मैं ये वाली एक्टिविटी ना भी दूं तो कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेल्स पे उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो मुझे ऐसी एक्टिविटी फाइंड करनी है कि जो नॉन वैल्यू एडिंग है टू द कस्टमर, एज पर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है मुझे। देन मुझे इस कॉटन को पॉलिस्टर में कन्वर्ट करना है, दैट इज ऑपरेशंस। पॉलिस्टर को शर्ट में करना है तो कैसी टेक्नोलॉजी से करना है कि मिनिमम से मिनिमम वेस्टेज हो। देन अब मुझे आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मेरा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देन मुझे इसके लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और आफ्टर सेल सर्विसेज, इस केस में तो खैर नहीं होगी, बट आफ्टर सेल सर्विसेज अगर अदर बिजनेस मिले तो वो हो सकती है। ठीक है, फिर अब ये प्राइमरी एक्टिविटीज सेकेंडरी एक्टिविटीज की वजह से हो सकती है। जब मेरे पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अच्छी टेक्नोलॉजी होंगी, ह्यूमन रिसोर्स होंगे, पैसा होगा। ठीक है, तो ये अभी तक हमने देखा कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। नाउ वी विल रीड इट फ्रॉम बुक आईसीआई के स्टडी मैट से। अभी तक का हमने आईसीआई के स्टडी मैट से मीनिंग वो सारी चीजें देख ली है। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। So, components of strategic cost management. Strategic cost management primarily revolves around three business themes: value chain analysis, cost driver analysis, and strategic positioning analysis. Now, strategic positioning analysis.
Strategic positioning analysis is a company's relative position within industry matters for performance. ये हमने देख लिया था. Strategic positioning reflects choices a company makes about the kind of value it create and how that value be created differently than rivals. हमने देखा है कि मुझे सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए. तो लेट मेरा ये बिजनेस है, मेरे अदर कॉम्पिटिटर्स होंगे. अब मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, मैं क्या वैल्यू क्रिएट करना चाहती हूँ. तो मैं ऐसी शर्ट क्रिएट करना चाहती हूँ जो वाटर प्रूफ है. लेट फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसी शर्ट इन्वेंट करना चाहती हूँ कि वो मेरी वाटर प्रूफ हो. तो कॉम्पिटिटर से कुछ हटके है ये. अब मुझे ये कैसे करना है, उसके लिए मुझे स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी. तो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो गया. मैं कुछ यूनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही हूँ अदर देन फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स. तो वही लिखा हुआ है कि स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग रिफ्लेक्ट्स चॉइसेस अ कंपनी मेक्स अबाउट द काइंड ऑफ वैल्यू इट क्रिएट. क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं एंड हाउ डेट वैल्यू विल बी क्रिएटेड. मुझे वो वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है डिफरेंटली देन द राइवल्स. कॉम्पिटिटर से डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने कॉम्पिटिटर से कट थ्रू कॉम्पिटिशन सर्वाइव कर लिया देन मेरा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल होगा, देन मेरी ग्रोथ होगी. ओके. Strategic positioning analysis is concerned with impact of external and internal environment on the overall strategy of a company. ये हमने strategic positioning analysis में देखा था कि organization का culture, उसके internal factors, external factors बहुत impact करते हैं. So, strategic positioning analysis is concerned with impact of external and internal environment on the overall strategy of a company. It is important to take account of the future and to assess whether the current strategy is a suitable fit with the strategic positioning. कंटिन्यू असेस करनी है कि उस टाइम मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से मेरी स्ट्रेटेजी सही है या नहीं है. द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द स्ट्रेटेजिक पोजीशन, ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यू, कल्चर एंड सिस्टम. बहुत हमने देखा था गूगल के एग्जांपल से कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन बनाने में हेल्प करता है. नाउ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमें पता है पेस्टल, और इंटरनल एनवायरनमेंट अभी हम आगे भी पढ़ेंगे. पोर्टर्स के 5 की बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सेलर्स, थ्रेट ऑफ एंट्रेंस, न्यू एंट्रेंट्स, सब्स्टिट्यूट्स क्या है, कॉम्पिटिटर्स क्या है. सेकेंड इज कॉस्ट ड्रिवन एनालिसिस. नाउ कॉस्ट इज कॉज्ड और ड्रिवन बाय वेरियस फैक्टर्स विच आर इंटररिलेटेड. ओके. कॉस्ट इज नॉट अ सिंपल फंक्शन ऑफ वॉल्यूम और आउटपुट एज कंसिडर्ड बाय ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम. हमने देखा था. Cost driver concept is explained in two broad ways in strategic cost management parallels, that is structural cost driver and executional cost driver. ये भी देखा था हमने. Structural cost drivers are the organizational factors which affect the cost of a firm's product. These factors drive cost of an organization in varied ways. The scale and scope of operations of a company will impact the cost. A larger scale of operations is likely to give an advantage of economies of scale. ये हमने एग्जाम्पल के साथ देखा था कि मैं प्रोडक्शन ज़्यादा कर दूंगी ताकि मेरी फिक्स्ड कॉस्ट जल्दी रिकवर हो. मार्केट शेयर ज़्यादा मिलेगा, फिक्स्ड कॉस्ट जल्दी रिकवर हो जाएगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा. तो द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशंस ऑल्सो डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज विद इन अ फर्म. The experience or learning curve also impact the cost being incurred by a firm. अभी हम आगे learning curve को और डिटेल में देखेंगे. learning curve वही टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स कम हो जाते हैं जैसे जैसे हम स्ट्रेटजीज लाते हैं, परफेक्शंस की तरफ आ जाते हैं, सिक्स सिग्मा लगाते हैं. तो वो सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे लर्निंग कर्व को. The product development process could be costlier earlier and cheaper in later stages of a life cycle. Of course, मुझे स्टार्टिंग में काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज लगानी पड़ेंगी, काफ़ी कॉस्टली हो सकता है टेक्नोलॉजीज वगैरह, लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी सस्ती हो जाएगी. एक तो ये चीज़ क्यों, क्योंकि मेरी फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाएगी लॉन्गर पीरियड टाइम में, और मुझे डिफेक्ट्स की जो है वो मिनिमल चांसेस होंगे और जो कि मुझे पता ही होंगे, तो मैंने उसके लिए स्ट्रेटजीज बना रखे होंगे. तो मिनिमम से मिनिमम वेस्टेज होगा, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा. सिंपल वॉल्यूम बेस्ड कॉस्ट एलोकेशन वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट इन सच केसेस. ऑफ कोर्स सिर्फ वॉल्यूम बेसिस पर ही नहीं कर सकते, ये हमने ट्रेडिशनल एक्टिविटी बेस्ड में देखा था. Executional cost drivers are based on firm's operational decision on how the various resources are employed to achieve the goals and
objectives. These cost drivers are determined by management style and policy. The participation of workforce towards continuous improvement, importance of total quality management, efficiency of plant layout are examples of executional cost drivers. ये हमने executional cost drivers में देखा था. In case of a strategic analysis, volume is not the most appropriate way to explain cost. It is more relevant to explain cost based on strategic choices and execution skills. All cost drivers might not be important at all times. A company must focus on those cost drivers which is of strategic importance. जाहिर सी बात है, बहुत सारे अगर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कॉस्ट ड्राइवर्स मिलेंगे. तो सिर्फ रिलेवेंट कॉस्ट ड्राइवर्स को हमें कंसिडर करना है, उनके बीच में रिलेशनशिप देखना है. देन वैल्यू चेन एनालिसिस, अगर इसमें से किसी को कुछ नोट करना है तो वो कर सकता है. Okay, I hope you note down value chain analysis. Okay, value chain analysis is a process by which a firm identify and analyze various activities that add value to the final product. The idea is to identify those activities which do not add value to the final product or service and eliminate such non-value adding activities, क्योंकि वो हमारे लिए unnecessary cost है. Okay. The analysis of value chain helps a firm obtain cost leadership or improve product differentiation. Of course, हमारा मोटिव क्या है? Substantive competitive advantage. ये वर्ड हमें बार बार रिपीट होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने बेसिक्स में ही देखा था, कंपटीशन सर्वाइव कर लिया तो बिजनेस की ग्रोथ होनी पॉसिबल है. The analysis of value chain helps resources must be deployed in those activities that are capable of producing products valued by customers. मतलब मेरे पास रिसोर्सेज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, तो मैं उन रिसोर्सेज का अच्छे से अच्छा यूटिलाइजेशन करूंगी ताकि वेस्टेज कम हो. रिसोर्सेज होना, देखो रिसोर्सेज सबके पास हो सकते हैं लेकिन उसको यूज करने का तरीका भी डिफरेंट हो सकता है. उसी से ही तो हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है. तो बेस्ट से बेस्ट यूज करना जिसके लिए कस्टमर रेडी टू पे है. द आइडिया ऑफ वैल्यू चेन वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय हमारे माइकल पोर्टर जी. इन्होंने सजेस्ट करा था टू डिपिक्ट हाउ कस्टमर वैल्यू एक्यूमुलेट्स अलोंग अ चेन ऑफ एक्टिविटीज दैट लीड टू एन एंड प्रोडक्ट और सर्विस. ओके, अच्छा, ये सिर्फ हमने देखा कि इनबाउंड ऑपरेशंस, आउटबाउंड मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सारी चीजें हो रही हैं. ये तो अदर है. तो ये सारी चीजें तो सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो सकता है. मतलब वैल्यू चेन एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सही है. सर्विस सेक्टर के लिए दिस इज नॉट सुटेबल. अगर मैं इनकी लिमिटेशंस की बात करूं तो सर्विस सेक्टर के लिए सुटेबल नहीं है. ऑफ कोर्स टाइमली है, इन सब के लिए मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, कॉस्ट आएगी, जो भी मैनेजमेंट इसको करेगा. टाइमली एंड कॉस्टली तो कॉस्ट सबकी लिमिटेशंस होती ही हैं. तो सर्विस सेक्टर के लिए नहीं है. हम अभी सर्विस सेक्टर के लिए आगे देखेंगे. वैल्यू चेन एनालिसिस नहीं, बाद में देखा गया कि ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए है. तो मुझे वैल्यू शॉप मॉडल दैट इज फॉर सर्विस सेक्टर, वहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी सेकेंडरी एक्टिविटी ही रहती है, सेकेंडरी एक्टिविटी यही रहती है, बट प्राइमरी एक्टिविटी मेरी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो जाती है क्योंकि सर्विस सेक्टर में हम मेनली सर्विस प्रोवाइड करते हैं दैट इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम देन उसका सॉल्यूशन. तो वो अभी हम आगे देखेंगे वैल्यू शॉप मॉडल में. तो ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए थे. अभी हम आगे इसकी लिमिटेशंस, इसकी केस स्टडीज देखेंगे कि क्या लिमिटेशंस होती हैं. ओके, Porter describes the value chain as internal process or activities a company performs to design, produce, market, deliver, and support its products. Design, produce, market, and deliver, and support its product. He further stated that a firm's value chain and the way it performs individual activities are a reflection of its history, its strategies, its approach to implementing its strategies,
and the underlying economics of the activities themselves. The concepts, tools, and techniques of value chain analysis apply to all those organizations which produce and sell a product or provide a service. हालांकि ये सर्विस सेक्टर के लिए नहीं है सुटेबल, क्योंकि वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, कोई आफ्टर सेल सर्विस नहीं होती. The various activities undertaken by a firm can be broadly classified into primary activities and secondary activities. Primary activities are those which are directly involved in transforming of inputs into outputs or in provision of services. Secondary activities, also known as support services, support the primary activities. Though secondary activities are not directly involved in creation of product, it doesn't mean that they are of less importance as compared to primary activities. Of course, ये इसको सपोर्ट करता है. प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड आफ्टर सेल्स सर्विसेज. इनबाउंड लॉजिस्टिक, these are activities concerned with receiving, storing and distributing the raw materials to the production process. हमने देखा था the relationship with supplier is a key component of this process. supplier कैसा क्या, ये सारी हमने देखा था. Operations. These activities involve transforming inputs into final product. Activities such as machining, packaging, testing and equipment maintenance form part of operations. तो ये technology support करती है. Outbound logistics. These activities involve collecting, storing and distributing the products from the factory line to end consumers. This may include finished goods warehousing, delivery vehicle operation, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड शेड्यूलिंग, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, तो वो सारी चीजें यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं. मार्केटिंग एंड सेल्स. मार्केटिंग एंड सेल्स प्रोवाइड द मीन्स बाय विच द कस्टमर्स आर मेड अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट. द एक्टिविटीज इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिलेक्शन, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट एंड प्राइसिंग पॉलिसी. आफ्टर सेल्स सर्विसेज. These includes activity related to after sales service like installation, repairs and parts replacement. Now, here is an example. X Limited is engaged in business of manufacturing branded ready-made garments. Okay, manufacturing sector में है, मतलब हम value chain analysis लगा सकते हैं. Branded ready-made garments बनाता है. It has a single manufacturing facility at Ludhiana. Okay, लुधियाना में वो manufacturing unit है. Okay. रॉ मटेरियल इज सप्लाइड बाय वेरियस सप्लायर्स. तो यहाँ पे सप्लायर्स, नंबर ऑफ सप्लायर्स ज्यादा है. ओके, रॉ मटेरियल इज सप्लाइड बाय वेरियस सप्लायर्स. मेजॉरिटी ऑफ इट्स रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट टू यूरोजोन एंड यूएस. मतलब मेरे कंज्यूमर्स फॉरेन कंट्री में है, एक्सपोर्ट. ओके, हम एक्सपोर्ट करते हैं, वहां से ज्यादा रेवेन्यू आता है. For the coming years, company has set objective to reduce the cost in each of the primary activities in its value chain. Now, मुझे cost reduce करनी है through value chain analysis. तो value chain analysis में मुझे हर एक process देखना पड़ेगा. अब suppliers हैं, तो मेरे जो geographical में होगा मैं वो लूँगी, जो quality भी उसी पे दे और rate भी कम हो. That is inbound logistics. देन ऑपरेशंस, मुझे एक्सपोर्ट करना है, मतलब डिफेक्टेड प्रोडक्ट मिनिमम से मिनिमम हो, क्योंकि अगर मेरा वो डिफेक्ट निकल गया तो मुझे एक्सपोर्ट से री एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा. देन रिपेयर एंड मेंटेनेंस आएगा तो फेलियर कॉस्ट ज़्यादा होगी, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन होगा. देन मुझे कंज्यूमर्स, मेरे एक्सपोर्ट्स किया तो मेरा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा. अब एक्सपोर्ट्स की फॉर्मेलिटीज़ में कुछ ना कुछ टाइम पीरियड लग जाता है, एलसी अटैच करना है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो वो टाइम मुझे ध्यान में रखना है. देन मुझे एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत है, मेरे फॉरेन में है तो मैं वहाँ पे ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कर सकती हूँ ताकि वहाँ के और क्लाइंट्स बढ़े. एक्सपोर्ट हो रखा है तो इंडिया में भी हम ट्राई करेंगे कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके. देन आफ्टर सेल्स सर्विसेज. नाउ फॉलोइंग आर द प्राइमरी एक्टिविटीज इन द वैल्यू चेन ऑफ एक्स लिमिटेड. इनबाउंड लॉजिस्टिक रिलेटेड टू यार्न टू फैब्रिक. तो सप्लायर से कैसे क्या करना है, लुधियाना में है तो लुधियाना वाला ही सप्लायर मिल जाए. ऑपरेशंस, तो सबसे अच्छा हो. आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, ओके. मार्केटिंग एंड सेल्स सर्विस, ये आप पढ़ सकते हैं इसका आंसर. नाउ
Support activities. Support activities include procurement involves purchasing of raw material supplies and other consumers required as inputs for the primary activities. Technological development includes technical knowledge, equipment, hardware, software, and any other knowledge which is used in the transformation of inputs to output. Human resource management includes activities around selection, recruitment, placement, training, appraisal, rewards, and promotion, management and development, and labor and this. Firm infrastructure, बताइए हमें planning, finance ये सारी चीज़ें. A value chain gives manager a deeper understanding of what the organization does and helps them identify key process of the business. The various process can be analyzed to identify those activities which do not add value. वही सारी चीजें repeated है. Okay. तो ये था हमारा कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट अब तक का. हमने स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस ये सारी चीजें, वैल्यू चेन एनालिसिस जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके. नाउ अब मुझे किसी भी कंपनी का वैल्यू चेन एनालिसिस करना है, तो इसके लिए स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क क्या होगा. मतलब मुझे वैल्यू चेन एनालिसिस करना है. ओके, ये सारी चीजें देखनी है. तो इससे पहले मैं इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर एनालिसिस करूंगी. इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस इन द सेंस जो हमने वो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, क्या मैं इस बिजनेस में एंटर करूं तो क्या चांसेस है मेरे ग्रोथ के. कट टू थ्रोट कंपटीशन तो नहीं है, पता चले कट टू थ्रोट कंपटीशन है तो मुझे अगर एंटर भी करना है तो किस स्ट्रेटजी के साथ करूं. जैसे जियो ने कट टू थ्रोट कंपटीशन में एंटर किया, वहां पे थ्रेट था, वो टेलीकम्युनिकेशन की मोनोपोली थी, बट उसके बाद भी उन्होंने एंटर करा एंड दे सक्सीड. तो सबसे पहले मुझे इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस करना पड़ेगा. देन मुझे देखना पड़ेगा कि फिर हमने वो देखा था सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वही सारी चीजें आ जाती हैं. तो मेरी कोर कॉम्पिटेंसी क्या होगी. मुझे कुछ गूगल जैसी प्रोग्रामिंग कोडिंग करनी पड़ेगी, मुझे पिज्जा जैसा टेस्ट लाना पड़ेगा जो डिफिकल्ट टू कॉपी हो बाय द कॉम्पिटिटर्स. क्योंकि कॉपी करने से मतलब लेट हम एजुकेशन का ही ले लेते हैं, पहले सिर्फ बुक्स आती थी, लोग बाग पढ़ाते थे, किसी टीचर ने कलरफुल बुक्स लाई, वो स्टूडियोज वगैरह बनाया, चेंज करा, तो अब अदर भी उसे कॉपी कर रहे हैं और उससे अच्छा कर रहे हैं. तो मुझे कुछ ऐसा बनाना है कि जो डिफिकल्ट टू कॉपी हो, ताकि वो मेरी कोर कॉम्पिटेंसी हो. जैसे एप्पल की सिक्योरिटी, गूगल की प्रोग्रामिंग वगैरह, तो ये इससे मेरी कोर कॉम्पिटेंसी आएगी. देन मेरा तीसरा आता है सेगमेंटेशन एनालिसिस. रिलायंस के कई सारे सेगमेंट्स हैं, वो हर सेक्टर में, आईटीसी तो वो टोबैको के अलावा बहुत कुछ बनाती है. तो उस सेगमेंटेशन एनालिसिस कैसे करना है. हो सकता है कि एक सेगमेंट में कोई यूनिक चीज हो, जैसे इसका चैनल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है तो मैं क्या उसे दूसरे सेगमेंट में यूज कर सकती हूँ, हो सकता है ऐसा. या फिर मुझे कुछ नया सेगमेंट लाना चाहिए जो कि बेटर होगा. तो ये सारी चीजें हम वैल्यू चेन एनालिसिस में देखेंगे. दैट इज नोन एज स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस. आज के लिए इतना ही. पिछला सारा रिवाइज करते रहें, क्वेश्चंस वगैरह जो ICAI के वो हम साथ ही साथ कर रहे हैं. इसके अलावा हम केस स्टडीज भी करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.